आज का विषय है कि क्या नरेंद्र मोदी न्याय के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी किसी को भी न्याय नहीं देना चाहते, या नरेंद्र मोदी जी न्याय मांगने वाले को दुश्मन मानते हैं अपना। यह बहुत गंभीरता से विचार करने वाला विषय है। जब आप विगत 10 सालों से नरेंद्र मोदी के कामों की विवेचना करेंगे तो आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि सचमुच नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किसी को भी न्याय नहीं देना चाहते। हालांकि वो खुद को अगर समाज के बारे में सोचा जाए, अगर देश की व्यवस्था के बारे में सोचा जाए, और अगर देश में अमीर और गरीबों के बीच बन रही खाई के बारे में सोचा जाए, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इन सारी बातों पर अगर गौर से देखा जाए तो मोदी जी की न्यायिक सोच, न्याय देने की सोच, पूरी सोच ही अन्यायपूर्ण है। वो सोच ही नहीं पाते कि किसी को भी न्याय मिल जाए। एक नया उदाहरण अगर लिया जाए कि जैसे कुछ पार्टियां या विपक्ष पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हो सकता है नरेंद्र मोदी ये सोचते हो कि उनकी सोच गलत है, हो सकता है। आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इसकी विवेचना की जाए, अगर इस पर इसका अध्ययन किया जाए तो आपको लगेगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उसके फायदे विपक्षी पार्टियां गिना रही हैं कि उसके फायदे क्या होंगे। आपको भी समझ में आएगा, आप भी देख सकते हैं कि जिनकी जो जनसंख्या है, जितने जो लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व उस हिसाब से नहीं है हर मामले में। चलिए इस बात को रोक करके जब पूरा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का इतिहास आपके सामने रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी की सोच क्या है। और नरेंद्र मोदी अगर ऐसा सोचते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है, क्या ऐसा वो क्यों सोचते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों सोचते हैं, और नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना क्यों नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी लोगों की जनसंख्या को क्यों जानना नहीं चाहते। क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने जब ये बात रखी जाएगी और जो अन्याय हो रहा है वो सामने आएगा तो सबसे पहले उंगली उनके ऊपर ही उठेगी। और खास करके जब वो ये कहते हैं कि देश में दो ही तरह के लोग हैं, दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। सही बात है, बिल्कुल सही बात है नरेंद्र मोदी जी। आप किसके साथ खड़े हैं ये बता दीजिए। आप तो दिल खोलकर, दिमाग खोलकर, सब कुछ खोल करके एक आदमी के साथ खड़े हैं, अडानी के साथ। तो आप अमीरों के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप गरीबों के दुश्मन हैं। तो जातिगत जनगणना से यह तो पता चल जाएगा कि गरीबों में किसकी कितनी जनसंख्या है, गरीब कौन है, और यही आप बताना नहीं चाहते, इसीलिए जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। खैर, इस बात को यहीं छोड़ते हुए उनकी सोच के बारे में, न्यायिक सोच के बारे में आगे ले चलता हूं आपको। नरेंद्र मोदी कहीं विदेश में बैठे थे तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। अब यह कहने की बात नहीं है, यही व्यवस्था है, और यही युगों युगों से यही व्यवस्था चली आ रही है। कैसी व्यवस्था? अगर हम जाति को नहीं मानते, ठीक है, वर्ण को मानते हैं ना, तो वर्ण को क्या था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म के अनुसार बनाए गए थे। अब इसमें सोचने की बात यह है कि किसके साथ कब कब कितना कहां अन्याय हुआ।
जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप गहराई से इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो अगर वर्ण के आधार पर भी देखा जाए, उसे जात से न जोड़ा जाए और शूद्र को शूद्र मान लिया जाए, तो भी सबसे ज्यादा अन्याय शूद्र के साथ हुआ। वो शूद्र का, क्योंकि वो शूद्र का कर्म कर रहा था। लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी के उस बात से है कि नरेंद्र मोदी ने गर्व से यह कहा विदेशों में बैठकर कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। जैसे ही, मतलब अपने आप को उन्होंने वैश्य कहा। वैश्य कभी न्याय नहीं कर पाता, मतलब व्यापारी कभी न्याय नहीं कर पाता। व्यापारी सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर पाता है, कर सकता है और वो कर भी नहीं पाएगा दूसरा और कुछ। न्याय कैसे वो कर पाएगा? चलिए, न्याय नहीं कर पाएगा, उसका कुछ छोटा छोटा एक दो बात बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यापारी है, वो बेचता है, लेकिन जब वो बेचता है तो क्या वो न्याय को देखकर बेचता है? गरीब को कुछ कम दामों में, अमीर को कुछ ज्यादा दामों में? या कहने का अर्थ यह है कि व्यापारी यानी वैश्य, जब नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मैं व्यापारी हूं, व्यापार मेरे खून में है, तो नरेंद्र मोदी ने खुद साबित कर दिया कि वो एक सफल व्यापारी हैं, उनके खून में व्यापार है। तो जब वो व्यापारी हैं, व्यापार उनके खून में है, तो वो न्याय कर ही नहीं सकते। और ये अगर कोई भी ये बात कहता है कि मैं व्यापारी हूं, व्यापार मेरे खून में है, वो वहीं ये बात साबित हो जाती है कि वो न्याय नहीं कर सकता। वो न्याय करेगा कैसे? वो तो व्यापार करेगा। वो अमीर गरीब के बीच कहां से सामंजस्य बिठा पाएगा? वो हर अमीर गरीब और छोटा बड़ा हर एक के साथ न्याय कैसे कर पाएगा? हर एक से अलग अलग कैसे पैसा ले पाएगा? कैसे उगाही कर पाएगा? कैसे कीमत वसूल पाएगा? वो तो ये भी नहीं कर पाता। कौन कर रहा है? अगर उस वर्ण व्यवस्था को देखा जाए तो वैश्य क्या करते हैं? जमाखोरी करते हैं। जमाखोरी करके किसी भी चीज का 10 गुना दाम वसूलते हैं, ब्लैक में बेचते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं। वो समाज की व्यवस्था को देखते हुए, सामाजिक अंतर को देखते हुए, आर्थिक अंतर को देखते हुए कोई सामान बेचते हैं या कोई सामान उपलब्ध कराते हैं। अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए कि एक व्यापारी, माने अडानी व्यापारी है, अडानी, मोदी और मुडानी, अगर टमाटर को या प्याज को या दलहन को या तिलहन को कहीं भी अगर ये जमाखोरी कर लेते हैं, जैसा कि अडानी कर रहे हैं, करके जब समाज में बेचते हैं, तो क्या समाज की व्यवस्था के अनुसार, समाज के अमीर गरीब को देखते हुए, समाज के उच्च और नीच को देखते हुए, समाज के उनकी परिस्थितियों को देखते हुए वो कीमत तय करते हैं कि चलिए भाई, ये हिंदू है, इसको कम में दे दो, ये मुसलमान है, इसको ज्यादा में दे दो, जैसी कि उनकी सोच है मोदी जी की, उसके अनुसार बोल रहा हूं। या फिर ये थोड़ा गरीब है तो इसको इतने में दे दो, ये अमीर है तो इसको, ऐसा तो नहीं है ना। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी जब अंतरराष्ट्रीय मंच से ताल ठोक कर यह बात कह देते हैं कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, तो न्याय से हजारों कोस दूर उसी समय वो चले जाते हैं। न्याय से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता, न्याय से उनका कोई मतलब नहीं रहता, और सामाजिक न्याय कर ही नहीं सकते। ये उनकी सोच और जो उन्होंने कहा और उनकी सोच को दर्शाता है। आज वो ये कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं है, गरीब एक जाति है, अमीर एक जाति है। तो खुद नरेंद्र मोदी इन 10 सालों में कहां खड़े हैं? अमीर के साथ या गरीब के साथ? बता दें। और क्या यह सच नहीं है कि 140 करोड़ देशवासियों को लूटकर 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमाकर अडानी की जेब भरते हैं, अडानी जैसे चोरों की जेब भरते हैं, अडानी जैसे माफियाओं की जेब भरते हैं? यह सामाजिक न्याय है। और वो न्याय कैसे कर सकते हैं? वो या तो अडानी के साथ खड़े हो सकते हैं, या तो किसी रामलाल, किसी श्यामलाल, किसी अनवर, किसी मोहम्मद, उनके साथ खड़े, आम आदमी के साथ खड़े। किसके साथ खड़े हो? नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया, यह कहा जाता है, या यह समझा जाना चाहिए या मान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह साबित
करने के लिए अब और दूसरी बातों की जरूरत नहीं है, यहां साबित हो जाता है। जब उन्होंने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया कि वो व्यापारी हैं, तो न्याय क्या कर सकते हैं? एक व्यापारी न्याय क्या करेगा? और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका अपना मोडानी अडानी। देश के ही पैसे की को लेकर के, देश की ब्लैक मनी को लेकर के ठग करके नरेंद्र मोदी उसे दे करके, उससे ही पैसे मंगवा करके फॉल्स कंपनियों के जरिए पूरे देश की संपदा खरीद करके माफियाओं को दे रहे हैं। कुछ गुजराती माफियाओं को, कुछ गुजराती की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, कुछ गुजराती माफियाओं को दे रहे हैं। ये न्याय है? अब आते हैं समाज में जो व्यवस्था है आज। पहले अगर हम मानते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, कर्मों के अनुसार होता था, वहां भी तो न्याय नहीं हुआ, तब भी न्याय नहीं हुआ। मैं उस युगों की बात भी करूं तो भी न्याय नहीं हुआ। और अगर न्याय होता तो ये वर्ण क्यों? और अगर न्याय उस समय हुआ ही होता तो जिन्हें यह माना गया कि ये शूद्र हैं, खेती करेंगे, ये करेंगे, काम करेंगे, ये करेंगे, वो मालिक क्यों नहीं बने? उनके पास धन क्यों नहीं आया? वो तब भी उस युग में, उसके बाद आज भी गरीब हैं, क्यों हैं? अब उनको न्याय कैसे दिया जाए? वही बात है। वर्ण व्यवस्था से न्याय कर लीजिए। अगर आप नरेंद्र मोदी मनुस्मृति के बहुत बड़े पक्षधर हैं, मैं नहीं हूं, तो अब वर्ण व्यवस्था से न्याय को देख लीजिए, किसके साथ अन्याय हुआ है, और जिनके साथ अन्याय हुआ उन्हें न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। खैर, आपके लिए तो न्याय की बात करना ही बेमानी है। दूसरे अर्थों में देख लीजिए, बताता हूं। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी अगर अडानी के साथ खड़े हैं तो वो आम आदमी के साथ कैसे न्याय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाएंगे, न्याय की बात सोच भी नहीं पाएंगे, और सोचेंगे तो कर नहीं पाएंगे। वो नहीं करने देंगे, अडानी नहीं करने देंगे, और वही हो रहा है। जातिगत जनगणना, चलिए, जिन्हें आप वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप मानते हैं कि वो शूद्र थे, अब शूद्रों में ही ओबीसी, बाकी और बाकी 50 से 60% या 80% जो भी उनकी जनसंख्या है, वो उसी में से आते हैं। तो उनके साथ कहां न्याय हुआ तब, और कहां न्याय हो रहा है अब? तो क्यों ना ये बात जान करके कि अब जाति मान लो चाहे वर्ण मान लो, क्यों ना उनकी जनसंख्या जानकर उनको न्याय दिया जाए, उसकी जानकारी हासिल करके उनको न्याय दिया जाए, उनको जगह दी जाए, उनको व्यवस्था में शामिल किया जाए। क्यों नहीं? ये आपको गंवारा नहीं, यानी न्याय की बात आपके लिए गंवारा नहीं है। आप किसी को न्याय नहीं दे सकते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि न्याय के सबसे बड़े दुश्मन आप, यानी नरेंद्र मोदी। और वो न्याय के को क्या, न्याय क्या कहते हैं, मतलब सामाजिक न्याय के दुश्मन तो छोड़िए, हर किसी को, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, मतलब जातिगत रूप से अगर सोचा जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जो भी हो, न्याय के लिए जो भी बाहर नहीं, मैं इस बात को, मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं जात को भी नहीं मानता, तो जो चाहे जो भी न्याय की मांग को लेकर निकला, उसे नरेंद्र मोदी का पहला मिशन बन गया कि इसे कुचल दो। चलिए दूसरे उदाहरण को ले लीजिए। किसान जब आंदोलन कर रहे थे, सामने आए, लोगों के बीच आए, अपनी मांग को लेकर, जब आप अडानी को पूरा देश की जमीनें बेचने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ अडानी को हवाले करना चाहते थे किसान बिल के जरिए, उस समय उसमें सभी वर्ग के लोग थे, वो सिर्फ किसान थे, और उसमें सभी वर्ग के लोग थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, वैश्य भी थे, उसमें सभी थे। किसान थे, जो कौन थे, जात से ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे, सब थे, और सभी प्रभावित होने वाले थे, और सभी प्रभावित हो रहे थे, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे थे। उनके साथ आपने क्या किया? आपने न्याय नहीं दी। आप किसी को, सामाजिक छोड़ दीजिए, आप किसी को न्याय देना आपकी सोच में ही नहीं है। उन्हें आंदोलनजीवी कहा, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें खालिस्तानी कहा, उन्हें प्रदेश में बांटा, उन्हें जाति में बांटा, उन्हें धर्म में बांटा, उन्हें नक्सली कहा, न जाने क्या क्या कहा, लेकिन किसान नहीं कहा आप अपने मुंह से उन्हें।
और नहीं माना, प्रामाणिक रूप से संसद में भी उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। इतना बर्बर और क्रूर शासक तो कोई नहीं हुआ है। और क्यों? क्योंकि वो आपकी नीतियों के खिलाफ मैदान में थे, इसलिए उनसे आप नाराज थे और इसलिए उनके साथ इतनी बर्बरता। कहने का अर्थ यह है, मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, ये तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी न्याय के दुश्मन हैं, पूरी न्यायिक व्यवस्था के दुश्मन हैं। आप नरेंद्र मोदी से न्याय मांग ही नहीं सकते और मिल भी नहीं सकता। जो आवाज उठाएगा, जो न्याय मांगेगा, जो सवाल करेगा, उसे आप जेल में डालना अपना धर्म मानते हैं, कर्म मानते हैं। न्याय कैसे दे पा सकते हैं आप? आप प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र मोदी जी, आप अडानी के चौकीदार हो सकते हैं, आप जूनागढ़ के नवाब हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री के लिए देश का हर नागरिक बराबर है। आप किसके साथ न्याय किए? बलात्कारियों के साथ आप खड़े हो गए, बृजभूषण सिंह, शरण सिंह। कितने जितने जिनके ऊपर आरोप लगा, आपकी पार्टी, आप ताल ठोक कर उसके साथ खड़े रहे, जो इस तरह के दुराचारों में जिनका नाम सामने आया, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो एक महाराज थे वो हो, चाहे बृजभूषण हो, चाहे जो भी है। ये सामाजिक अपराधी थे, आप उनका साथ दे रहे थे। न्याय मांगने के लिए जो बेटियां हमारे देश का गौरव निकली, उनको कुचल डाला, उठा के फेंकवा दिया। जो सिर्फ सामाजिक न्याय के ही दुश्मन है आप, हैं कि नहीं? आप खुद ही तय कर लीजिए। आप लोगों को लाइन में खड़ा करवा दिया, नोट लॉन्चिंग के नाम पर, अपने अडानी की जेब भरने के लिए लोग लाइन में खड़े होकर मरने लगे। 100-200 आदमी मर गए और आप विदेशों में बैठकर मजाक उड़ाते रहे। घर में शादी है। इतना क्रूर आदमी कोई कैसे हो सकता है? और कम से कम प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता, कम से कम इंसान भी इतना क्रूर नहीं हो सकता। कोई भी इंसान नहीं होता, होते होंगे लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। आप इस कुर्सी तक पहुंचे कैसे, मैं यही नहीं समझ पाता। आज तक इन 10 सालों में मैं ये नहीं समझ पाया कि आप वहां पहुंचे कैसे, और किस अनाचारी, दुराचारी और किस व्यभिचारी ने आपको प्रोजेक्ट करके उस कुर्सी तक पहुंचाया अपने स्वार्थ साधने के लिए। किसके साथ न्याय किया? किसानों के साथ, जवानों के साथ। अग्निवीर बना दिया उन्हें, अडानी की वॉचमैनी करने के लिए, अडानी को प्राइवेट आर्मी बनाने के लिए। किसके साथ न्याय किया मोदी जी? महिलाओं के साथ। महिला आरक्षण की बात और ढिढोरा और माला पहनते हो, फूल अपने ऊपर बरसवाते हो, लेकिन आप ये सोच नहीं पाते कि जिस महिला आरक्षण की बात के पता नहीं कितना लंबा चौड़ा नाम दिए, मैं उतना लंबा चौड़ा नाम आप देते हो वो नाम याद नहीं रख सकता, लेकिन संसद में ही पूरे देश का और पूरे देश की महिलाओं का आपने मजाक बना दिया। 10 साल बाद दोगे, कौन मानेगा? विकास के लिए 2047 के सपने दिखा रहे हो। आपके कामों का प्रभाव 1000 साल बाद, ये बिल्कुल सही है मोदी जी, आपके कामों का प्रभाव 1000 साल बाद तक रहेगा। अगर ये नहीं समझ पाए तो कुछ चोर माफिया गुजराती इस देश पर अंग्रेजों की तरह राज करेंगे और दमन करेंगे, जैसी व्यवस्था आपने बना दी है। कल अगर अडानी बाहर निकलकर बोले कि मैं अपने एयरपोर्ट पे किसी की जहाज नहीं उतरने दूंगा, मैं अपने पोर्ट पे किसी का शिप नहीं खड़ा करने दूंगा, मैं अपने रोड से किसी को चलने नहीं दूंगा, मैं अब कहां जाएगा देश? और यही चाहते थे आप, यही आपने किया। इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। जो आज ये कह रहे हैं या जो आज ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, वो नहीं जानते, वो नहीं समझते, इसलिए ये बात कह रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय के दुश्मन हो। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप इंसानियत के दुश्मन हो। अगर इंसानियत के दुश्मन नहीं होते तो कपड़ों से किसी को नहीं पहचाना जा सकता।
और नहीं पहचाना जाता। कम से कम आपको तो पहचाना ही नहीं जा सकता, आप तो हर रोज एक नया कपड़ा पहनते हो। खैर, कपड़ों की क्या बात करें, जिस आजकल मतलब जिस स्टाइल का कपड़ा आप पहनते हो, एक 50 साल पहले 60 साल पहले इसे मुसलमानों का पहनावा कहा जाता था। हिंदू नहीं पहनते थे, हिंदू तो अंगोछा पहनते थे, ये पैजामा नहीं पहनते थे जो आप पहनते हो, अंगोछा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, भगवा बांधते थे। आप तो हिंदू भी नहीं हो लगता है, आप जो कपड़े पहनते हो। बात कपड़ों से आपने कहा, मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता कोई किसी वस्त्र में पहने, कोई भी किसी वस्त्र में रहे, ये मेरा मतलब नहीं, मतलब आपके कहने का मैं बता रहा हूं। कपड़ों से आप कैसे पहचान सकते हो? अगर कपड़ों से ही पहचानना है तो आप जो आज पहनते हो, हर रोज बदलते हो, वो सारे कपड़े एक जमाने में मतलब 50 साल पहले सिर्फ मुसलमान पहना करते थे। बाद में उच्च वर्ग के हिंदुओं में और दूसरे लोगों में इसका विस्तार हुआ और बाद में धीरे धीरे पूरे, वो अलग बात है। अब तो सब कुछ पहनता है। बात आपने जब कही कि कपड़ों से पहचानने की बात, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो आपके कपड़े, खैर आपके कपड़े कहीं कुछ नहीं है, आपके कपड़े तो अमीरों के हैं, करोड़ों के हैं। दिन भर में 4 बदलते हो, बदल सकते हो, आप सामाजिक न्याय नहीं कर सकते। आपने ये बात पूरे देश को पहले बता दी कि आप गुजराती हो, व्यापार आपके खून में है। ये दोनों बातें, दोनों शब्द, ये उसी दिन साबित हो गया, उसी समय कह दिया आपने कि आप किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यापारी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता है, वो सिर्फ व्यापार कर सकता है लाभ के लिए। आप वही कर रहे हो लाभ के लिए। इस देश को समझ में जब तक नहीं आएगा, या जब तक आएगा तब तक बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। वही बात मैं बताने की कोशिश करता हूं, बार बार सामने लाने की कोशिश करता हूं। किसको न्याय? महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों की आत्महत्या, लोगों की भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, आप ही मानते हो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाकर उनके हाथ में कटोरा थमाकर आप सामाजिक न्याय की बात कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। और जो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, या तो आप आरएसएस भी समझ गया या भारतीय जनता पार्टी वाले भी समझ गए, आपकी न्याय व्यवस्था अडानी तक सीमित है। देश का विकास, आपका देश का विकास अडानी तक सीमित है। आपकी दुनिया ही अडानी तक सीमित है। और यही बात आपको पसंद नहीं आती। कोई सवाल कर देता है, कोई बोल देता है, तो उसे घसीट लेते हो। आप कहां से न्याय दे पाओगे? जो भी आपके बारे में ये कल्पना करते हैं कि वो, या ये सोचते हैं कि आप कभी न्याय भी दे सकते हो, वो गलत हैं। उन्हें अपनी सोच को बदलना होगा। न्याय आपके बस में नहीं है, न्याय देना आपके बस में नहीं है। आप तो एक क्रूर राजा हो, ये कह सकते हो। जो आपकी बात नहीं मांगेगा उसको सूली पर चढ़वा दोगे। ये सूली पर ही चढ़वाना है, घसीट कर। जिसके साथ दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, वो जेल में, और अब महाराज जी ऐस कर रहे हैं। दुराचारी आपके साथ संसद में बैठा है, व्यभिचारी, बलात्कारी आपके साथ संसद में बैठा है, मुस्कुरा रहा है, और हमारे देश की महिलाएं घसीट कर, मार करके जंतर मंतर से भगा दी गई। ये न्याय है आपका? किसानों के साथ जो आपने किया वो दुनिया देखा है, पूरी दुनिया। आज जो न्याय आप मणिपुर में कर रहे हो, आज जो न्याय आप मणिपुर में कर रहे हो या मणिपुर के साथ कर रहे हो, यह भी एक उदाहरण योग्य है। खैर, न्याय की बात आपसे करना मुश्किल है। बात तो कहीं से आई कि भाई आप सामाजिक न्याय के दुश्मन हो। मैं ये बताने आ गया कि आप सामाजिक न्याय की छोड़ दीजिए, आप इंसानियत के ही दुश्मन हो। सामाजिक न्याय के सबसे बड़े दुश्मन हैं मोदी जी। विगत दिनों में आपने देखा होगा कि जिस किसी ने भी न्याय मांगने के लिए सामने आने की कोशिश की, न्याय की गुहार लगाई, न्याय की मांग की, न्याय के लिए आवाज उठाई, उसका दमन किस तरह से किया गया। मोदी जी और उनका झूठ सामाजिक न्याय की राह में सबसे बड़ी बाधा है। वो भले ही चीख चीख कर
खुद को पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, मगर उनके कारनामे देखकर लगता है कि मोदी जी का मन और मस्तिष्क पिछड़ों के प्रति भेदभाव और संकीर्णता से सना हुआ है। प्रधानमंत्री जी गरीबों और पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर रोड़ा ना होते तो अपने 9-10 सालों के कार्यकाल में पिछड़ों समेत देश के वंचित वर्गों के हितों को कैसे कैसे नजरअंदाज कर देते। आखिर एक प्रधानमंत्री अपने ही देश के लोगों को शोषित होने के लिए क्यों मजबूर किया हुआ है? प्रधानमंत्री का इरादा समाज के पिछड़ों और शोषित वर्गों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि उनका चुनावी इस्तेमाल करना है। उनके नाम पर केवल वोट लेना है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लंबे समय से ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री खुलेआम जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री रैलियों में खुद को ओबीसी जरूर बताते हैं, मगर ओबीसी को न्याय देने की बात पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में जाति है ही नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री संघ की जिस राजनीतिक पाठशाला से निकले हुए हैं, वो पाठशाला वंचित वर्गों के शोषण की प्रयोगशाला है। उनका चरित्र जिस विचारधारा की देन है, वो विचारधारा ही ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की बर्बर शोषक है। ये दिखावे के लिए इन वर्गों का हितैषी बनने का नाटक तो जरूर करते हैं, मगर असलियत में ये इन शोषित वर्गों के शत्रु हैं। जाति और धर्म के नाम पर पूरे देश को नफरत और उन्माद के हवाले करने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को समाज तोड़ने वाला बताती है। जबकि बीते दिनों जारी हुए बिहार सर्वे के आंकड़ों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पूरे देश में विभिन्न जातियों के जातिगत आंकड़े जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बगैर इसके सामाजिक न्याय के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। जब तक ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं होगी, तब तक उनका कल्याण और सशक्तिकरण किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। मोदी जी चुनावी मंचों और रैलियों में मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूं कहकर वोट मांगते हैं, लेकिन दो बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी की भलाई के लिए जुमलों के अलावा कुछ नहीं करते। मोदी सरकार द्वारा इन वर्गों की उपेक्षा का नतीजा है कि आज देश को चलाने वाले भारत सरकार के 90 सचिवों में केवल 3 ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसके अलावा देश की दिशा और दशा तय करने वाले शीर्ष संस्थानों में वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग न के बराबर है। आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उच्च पदों पर नाम मात्र के ही ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग हैं। यही नहीं, भाजपा के 10 मुख्यमंत्रियों में से केवल 1 मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से है। इस देश की जनता न्याय और समानता में विश्वास रखती है, मगर मोदी जी को इससे डर लगता है। मोदी जी को पता है कि अगर समाज में समानता आ जाएगी तो उनके भेदभाव की दुकान बंद हो जाएगी। हालांकि अब उनके ढोंग का चोला उतर गया है। पूरा देश उनके चरित्र को देख रहा है। आने वाले चुनाव में जनता मोदी जी को सबक जरूर सिखाएगी। ये सोचना जनता का काम है कि उनके साथ कहां, कब और कैसे अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी उनका धर्म है, उनका कर्म है। मैं उन 80 करोड़ लोगों से भी जो शायद ओबीसी और ओबीसी से ना भी हों, चाहे किसी जाति के भी हों, किसी समुदाय के भी हों, लेकिन उन 80 करोड़ लोगों को जिन्हें नरेंद्र मोदी जिनका सब कुछ छीन करके 5 किलो अनाज की लाइन में लगाकर खड़ा कर दिया है, उन्हें भी सोचना चाहिए
कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई वो खुद लड़ेंगे, ये उन्हें तय करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद आगे आकर लड़नी पड़ती है। तो हर समूह को भी, हर समुदाय को भी और हर देशवासी को अपने इस प्रतिकार में, अपने इस दमन में, अपने इस दमन का, अपने इस प्रतिकार का, अपने इस अपने ऊपर हो रहे अन्याय का आगे बढ़कर के विरोध करना चाहिए।